हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, हम आपको साइंस पढ़ा चुके, साइंस में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। साइंस में जैसे हम फिजिक्स का शुरुआत कर दिए हैं, बायोलॉजी का शुरुआत कर दिए हैं, हिस्ट्री में भी प्यारे बच्चे, सोशल साइंस में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आज फाइनली हम शुरू करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में हिंदी का पहला नंबर चैप्टर जो है, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पर्पस से इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। छोटा ही चैप्टर है प्यारे बच्चे, इतना छोटा चैप्टर है कि एक क्लास में आराम से ये समाप्त हो सकता है। तो हम आज सोचे हैं कि आज इसे समाप्त ही करके दम लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज इस क्लास को हम और आप दोनों मिल करके शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग ना क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए। ओके, फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएं। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का, वो सभी बच्चे इस टॉपर 2.0 बैच में अपना एडमिशन लेकर के आप लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे साल भर के लिए फी है प्यारे बच्चे मात्र 999। समझ गए ना, पूरे साल भर के लिए फी है मात्र 999। तो कुल मिलाकर के ये जो फी है प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए बहुत ही एलिजिबल है। तो आप लोग इस बैच में जुड़ करके और हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में जुड़ करके हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। सारे बच्चे जुड़ गए? अगर जुड़ गए तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। अगर क्लास में जुड़ गए हैं तो भाई सभी बच्चे एक बार लाइक करके अपना अपना हाजिरी बना लीजिए कि हाँ सर जी, हम तो एकदम जुड़ गए हैं और एकदम बढ़िया से जुड़ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जल्दी से प्यारे बच्चे ये काम करके आप लोग दिखाइए। और हाँ, आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बताएंगे। भीमराव अंबेडकर के अलावा उनके द्वारा लिखा गया ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में भी बताएंगे। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। सब कुछ प्यारे बच्चे आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप लोग बाबू? जल्दी से बताइए। सर कल क्लास होगा? कल क्या है भाई कि क्लास नहीं होगा? कल कुछ है क्या? अगर है तो हमें पता नहीं है अभी तक, ठीक है ना। और क्लास बिल्कुल होगा आपका कल। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को प्यारे बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। समझिएगा जरा ध्यान से, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चे श्रम विभाजन। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ओके, क्या नाम है बाबू चैप्टर का? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन मतलब क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि आखिर श्रम विभाजन कहने का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये श्रम विभाजन कहने का मतलब होता है, श्रम मतलब क्या होता है? काम, यानी कि श्रम का मतलब हो गया प्यारे बच्चे काम, और विभाजन मतलब होता है बंटवारा। विभाजन मतलब बंटवारा, यानी कि काम का बंटवारा, काम का बंटवारा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन मतलब क्या हुआ? काम का बंटवारा। लेकिन किसके आधार पर काम का बंटवारा? तो काम का बंटवारा प्यारे बच्चे जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर काम का बंटवारा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कि आज हमारे समाज में जाति के आधार पर
काम का बंटवारा होता है, काम का बंटवारा, ठीक है ना, जाति के आधार पर काम का बंटवारा, ये प्यारे बच्चे चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि जाति के आधार पर किस तरीके से काम को बांटा जाता है, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे, बस ध्यान से पढ़िए और एकदम अच्छे तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग समझने का प्रयास करिए। और क्लास को अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जाति के आधार पर प्यारे बच्चे काम का बंटवारा, आपको पता है कि अभी तो लोग कम से कम शिक्षित हो गए हैं तो पढ़ने लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था कि जिस बच्चे का जन्म अगर मान लिया जाए कि लोहार जाति में हुआ तो एकदम तय होता था, फिक्स हो जाता था कि उसका काम लोहा वाला होगा, यानी कि वो लोहा से ही संबंधित काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर बढ़ी जाति में हुआ है तो वो लकड़ी का ही काम करेगा, अगर किसी जाति का जन्म मल्लाह में हुआ है तो वो मछली ही मारेगा, समझ गए ना। अगर किसी का जन्म हुआ है सोनार में तो वो सोना का ही काम करेगा, ये होता था, समझ गए ना। यानी कि पहले ये तय होता था कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ आप उसी काम को करेंगे, आपके माता पिता जिस काम को करते आए हैं आप उसी काम को करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति शिक्षित है और कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चे सोच लीजिए कि अगर ये लोहा का काम करने वाला हर एक व्यक्ति अगर लोहार होता तो आज सबसे बड़ा लोहार तो टाटा कंपनी होता, क्योंकि सबसे ज्यादा लोहा का काम वही करता है, समझ गए। अगर प्यारे बच्चे चमड़ा का काम करने वाला हर एक व्यक्ति मोची होता तो सोच लीजिए कि बाटा कंपनी या फिर जितना भी जूता बनाने वाला कंपनी है, चाहे वो एडिडास का जूता हो, चाहे श्री लेदर का जूता हो, कोई भी जूता हो, तब तो भाई सबसे बड़ा मोची वही हो जाता। लेकिन आज ऐसा है नहीं, आज लोग अपने मन के अनुसार क्या करते हैं, काम चुनते हैं, अपने रुचि के अनुसार काम चुनते हैं। जिस चीज में हमारा मन लगेगा हम वो काम करेंगे, समझ गए ना। सबके अपना अपना काम है बाबू। जैसे अगर हमारे पिताजी खेती करते थे तो ऐसा बात नहीं है कि हम भी खेती करेंगे, हमारा पढ़ाई है, हमारा रुचि है पढ़ाने में तो हम पढ़ाएंगे, समझ गए ना। हो सकता है कि जो हमारी अगली पीढ़ी होगी उसका पढ़ाई होगा कि ये उसका रुचि होगा कि हम भाई खेलने में आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि वो क्रिकेटर बन जाए, हो सकता है कि वो फुटबॉल खेले, हो सकता है कि वो कुछ भी खेल सकता है। मतलब कि जिस व्यक्ति का जिस चीज में रुचि है वो चीज ही प्यारे बच्चे उसके लिए बढ़िया होता है। ये बात हम नहीं बल्कि इतने बड़े संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए हैं, भले उस बच्चा को यह न पता हो कि संविधान क्या चीज है। एक बच्चा जिसको यह नहीं पता है कि संविधान क्या चीज है, लेकिन उसको यह जरूर पता रहता है कि संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि उनको पता है कि संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझ गए ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सारे बच्चे तैयार हैं? हाँ जी, हैं? ये छोटा सा चैप्टर है बाबू, इसलिए ये एक क्लास में हो जाएगा, समझ गए ना। अगर ये बड़ा चैप्टर होता तो हम इसे 2 क्लास में करते, पहले समझिएगा इस बात को। ये छोटा सा चैप्टर है इसलिए हम इसको एक क्लास में ही क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, समझ गए ना। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, एक एक चीज को देखिएगा और हर एक चीज को प्यारे बच्चे समझने का एकदम प्रयास करिएगा, समझ गए ना। चलिए तो सारे बच्चे तैयार हैं, हाँ या ना बोल दीजिए जल्दी से। यस सर हम तैयार हैं। बुक का नाम क्या है? ये आपको बुक का नाम अभी तक नहीं पता है? बुक का नाम भी आपको अभी तक नहीं पता है कि गोधूली भाग 2 प्यारे बच्चे किताब का नाम है? ये आपको बुक का नाम तो कम से कम पता होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर
जिनको कि हम जानते हैं संविधान के निर्माता या फिर संविधान का जनक भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि संविधान बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेले संविधान बनाए हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आज मजा नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास में जुड़े नहीं है जो डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, तो क्लास को जरा एक बार और जोर लगा करके शेयर करिए, और प्यारे बच्चे क्लास में सभी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरा एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, संविधान का जहां तक बात आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि संविधान बनाने वाले कौन है, तो सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले दम पर संविधान बना दिए। इस संविधान सभा में प्यारे बच्चे बहुत सारे लोग थे। अच्छा, कोई बच्चे ये बता सकते हैं कि इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? कोई बच्चे बता दीजिए, कोई बच्चे बता सकते हैं कि इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? कोई बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए। इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, संविधान बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। समझ गया ना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था प्यारे बच्चे ये संविधान बनाने में। यानी कि यह संविधान बहुत खास था। और कहा तो यह भी जाता है कि इस संविधान को अंग्रेज एक बार जला दिया था। समझ गया ना? कहा तो यह भी जाता है कि इस संविधान को जो अंग्रेज था एक बार पूरा जला दिया था, लेकिन हमारे बाबा साहब का दिमाग इतना तेज था कि ये पूरे संविधान को दोबारा लिख दिए। समझ गए ना? ऐसा कहा जाता है और यह बिल्कुल सत्य भी है प्यारे बच्चे। चलिए, इनका जन्म के अगर बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में। दलित परिवार में प्यारे बच्चे इनका जन्म हुआ था। ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था कि इनको कोई छूना क्या, इनके परछाई को भी लोग टच करना पसंद नहीं करता था। महार जाति में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना? महार जाति में इनका जन्म हुआ था। एक ऐसे दलित परिवार में जन्म हुआ था जहां ये स्कूल में तक पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे। अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो इनको बाकी सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था ताकि इसके शरीर का परछाई हमको टच न कर ले। समझ गए ना? यानी कि उस छुआछूत वाले युग से ये बिलोंग करते थे बाबा साहब। इनके बारे में एक छोटा सा कहानी है कि जब ये स्कूल में गए थे तो ये झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाने का जिम्मा ना इन्हीं को मिला था। उस समय इनको कोई पढ़ने नहीं देता था तो ये स्कूल में झाड़ू लगाते थे। लेकिन इनका दिमाग इतना तेज था कि मास्टर साहब क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं ये भीमराव अंबेडकर बाहर झाड़ू लगाते लगाते सीख जाते थे। क्लासरूम में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको नहीं समझ में आता था कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बाहर झाड़ू लगाते लगाते ना तिरछी नजर से देख लेते थे कि अच्छा आज सर ये पढ़ाए हैं, और वो चीज ये सीख लेते थे, समझ जाते थे। समझ गए? एक बार स्कूल में जांच आया और जांच में जो पदाधिकारी आए वो बच्चों को खड़ा करके पूछना शुरू कर दिए। बच्चों को खड़ा करके पूछना शुरू कर दिए कि भाई बताइए कि ये चीज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आए और अटेंडेंट पदाधिकारी बच्चों से पूछ दिया, बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाए। समझ गए ना? कोई भी बच्चे उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए जो पदाधिकारी के द्वारा पूछा गया था। जब कोई जवाब नहीं दिए तो जो पदाधिकारी जांच में आया था वो मास्टर साहब को डांटने लगा कि आप क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ नहीं आता है। बच्चे को आप पढ़ाते हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास कराते हैं? अगर आप बच्चे को पढ़ाते तो बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ आता, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को तो कुछ आता ही नहीं है। इस प्रकार से करके ना वो बच्चे को डांट रहे थे। तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस पदाधिकारी के पास आते हैं और कहते हैं कि साहब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो हर एक सवाल का जवाब हमें पता है। तो पदाधिकारी पूछता है कि ये लड़का कौन है? तो लोग कहते हैं कि सर ये स्कूल में झाड़ू लगाने वाला है, ये झाड़ू लगाता है। पदाधिकारी कहते हैं कि तुमको सब पता है? तो बोलते हैं कि हाँ सर हमें सब पता है। जब पदाधिकारी सवाल पूछता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं। तो पदाधिकारी आश्चर्यचकित होकर के पूछता है कि तुमने कहां से पढ़ा, तुम कहां से ये सब सीखे हो? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि साहब हम कहीं और से नहीं बल्कि यही गुरुजी से सीखे हैं। ये जब अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बाहर में झाड़ू लगाते लगाते उस चीज को सुन करके सीख जाते हैं। गलती यहां पर गलती मास्टर साहब का नहीं है, मास्टर जी का गलती नहीं है। मास्टर जी पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन गलती इन बच्चों का है जो सीखते नहीं है। इन्हीं मास्टर साहब के द्वारा पढ़ाया गया चीज हमें याद है लेकिन इन बच्चों को याद नहीं है।
सोच लीजिए, इतने दिमाग के तेज व्यक्ति थे हमारे बाबा साहब, समझ गए ना, कितने तेज व्यक्ति थे बाबा साहब, देख सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चे महार जाति से बिलोंग करते हैं। महार जाति मुख्य रूप से हमारे लोकल भाषा में चमार कहा जाता है। तो ये चमार जाति से प्यारे बच्चे बिलोंग करते हैं। कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि ये डोम जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर चमार और डोम का चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे ये जानते हैं कि बाबा साहब एक दलित जाति से, एक दलित परिवार से आते थे, ठीक है ना। बाबा साहब एक दलित परिवार से आते थे। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ है, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश का एक जगह है महू, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का एक जगह है प्यारे बच्चे महू। तो महू से ये बिलोंग करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, एक दलित परिवार में। ये जाति से महार थे। महार को डोम भी कहते हैं और कुछ लोग चमार भी कहते हैं, समझ गए ना। इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई, ठीक है ना। इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई और इनके माता जी अपने नाम से मिलता जुलता नाम इनका रखे थे, भीमराव अंबेडकर, समझ गए। माता जी का नाम भीमाबाई और पुत्र का नाम भीमराव। तो माता जी से मिलता जुलता नाम था, समझ गए ना। माता जी और पिताजी दोनों मिल करके कहे थे कि भाई हमारा जो संतान होगा उसका नाम जो हम रखेंगे ना वो मिलता जुलता नाम रखेंगे। तो कुछ भीमराव अंबेडकर के नाम में देखिएगा कि कुछ अंश उनके माता जी का है और कुछ अंश उनके पिताजी का है। जैसे देखिए, डॉक्टर तो उपाधि इसलिए लगा है क्योंकि ये भाई पीएचडी किए हुए व्यक्ति थे। इनके पास बहुत सारा डिग्री था, सिर्फ पीएचडी ही नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर के पास बहुत सारा डिग्री था। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है ना तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अगर हम पीएचडी कर लेंगे तो हमारा नाम भी डॉक्टर प्रिंस कुमार हो जाएगा। अगर आप पीएचडी कर लेंगे तो आपके नाम के भी आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो भीमराव अंबेडकर के पास पीएचडी का डिग्री था इसलिए डॉक्टर लगाते हैं। उसके बाद इनका नाम था प्यारे बच्चे भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, नाम था भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, समझ गए। देखिए, ये भीमाबाई इनके माता जी का नाम था तो यहां नाम रखा गया भीम। रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था तो राम जी न रख करके राव यहां पर रखा गया तो इनका नाम था भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, माता जी का नाम भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। याद रहेगा बाबू? बताइए, क्या आपको याद रहेगा? यस और नो? याद रहेगा? जल्दी से बताइए। अगर याद रहेगा तो ठीक है। माता जी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल। इनका विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। इनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। पत्नी का नाम था रमाबाई, ठीक है ना। रमाबाई के साथ इनका विवाह हुआ 1906 ईस्वी में। उसके बाद ये मैट्रिक पास किए 1907 ईस्वी में। यानी समझ सकते हैं कि प्यारे बच्चे 1891 में इनका जन्म हुआ। सोचिए जरा, ध्यान से गौर करिए। 1891 में इनका जन्म हुआ और 6 में इनका विवाह हो गया। यानी कुल मिलाकर के 9 6 15 साल में इनका विवाह हो गया था। 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया। आजकल अगर लोगों का विवाह हो जाता है तो कहते हैं कि आगे कुछ नहीं कर पाएगा। सोचिए, 15 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया लेकिन विवाह इनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया, डिस्टर्ब नहीं किया। 15 साल की उम्र में विवाह होने के बाद भी, विवाह के बाद ये मैट्रिक पास किए और उसके बाद आप जानते ही हैं कि भीमराव अंबेडकर कितने बड़े बड़े काम किए, ठीक है ना। यानी कि ये विवाह के 1 साल बाद मैट्रिक पास किए थे। आजकल अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं रहेगा ना तो उसका शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे लड़का मैट्रिक पास नहीं है तो शादियां नहीं करने के लिए सोच रहे हैं, यही ना लोग कहेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर का विवाह मैट्रिक करने से भी पहले 9वां क्लास में ही हो गया था। यानी कि 1906 में इनका विवाह हुआ और तब 1907 में जाकर के ये मैट्रिक पास किए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति हैं जो कि इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े हैं, जिनमें नाम आता है भगवान बुद्ध का, उसके बाद आता है कबीर का और उसके बाद आता है ज्योतिबा राव फुले का। ये 3 व्यक्ति से ये बहुत ज्यादा सीखे हैं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है। तो इनका आदर्श 3 व्यक्ति थे जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रेरित हुए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। इनका प्रथम भाषण का सम्मेलन हुआ था 1936 लाहौर में।
पहली बार जब ये भाषण देने के लिए गए थे तो 1936 में गए थे लाहौर में। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है 1947 में, समझ गए ना, देश की आजादी के बाद। लेकिन जिस समय ये भाषण देने के लिए लाहौर गए 1936 में, उस समय ये लाहौर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इनका सबसे पहला जो भाषण सम्मेलन हुआ वो 1936 में हुआ बाबू, लाहौर में। उसके बाद इनका विख्यात भाषण है, बहुत ज्यादा विख्यात भाषण है, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे ना, तो अंग्रेजी में ज्यादा लिखते थे, समझ गए, बहुत बड़े विद्वान थे तो अंग्रेजी में ज्यादा लिखते थे। तो अंग्रेजी में ही भाषण लिखे, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। क्योंकि बचपन से ही इनको जाति के आधार पर बहुत सताया गया था, समझ गए ना। भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही जाति के आधार पर बहुत सताया गया था। तो जब जाति के आधार पर इनको बहुत ज्यादा सताया गया था, तो जाति के ऊपर ये बहुत सारा लिखे हैं, समझ गए ना। उसमें से एक है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि इनका सबसे प्रचलित भाषण है। इसका हिंदी में अनुवाद किया था ललई सिंह ने, ये ललई यादव ने, ध्यान रखिएगा। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव करके नाम है, तो ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। यानी आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो जवाब देना होगा ललई यादव ने, ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर दे, हु आर सुद्राज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया। देख रहे हैं जितना भी है प्यारे बच्चे सब अंग्रेजी में है। हु आर दे ये अंग्रेजी में है, हु आर सुद्राज अंग्रेजी में है, द अनटचेबल अंग्रेजी में है, द कास्ट इन इंडिया अंग्रेजी में है। यानी सोच लीजिए कि अगर इनको बचपन से पढ़ने का आजादी मिलता तब इन कितने बड़े विद्वान बनते। बचपन से तो इनको कोई पढ़ने ही नहीं देता था, स्कूल में कोई जाने नहीं देता था, क्योंकि अछूत थे ना, और उस समय छुआछूत बहुत चलता था। ये लोग जो ऊंचे कास्ट के लोग होते थे वो इनसे छुआना नहीं चाहता था कि भाई इससे तो जमीन छुआ जाता है, हमारा शरीर छुआ जाएगा तब तो भारी दिक्कत है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनकी मौत हुआ था 1956 ईस्वी दिल्ली में प्यारे बच्चे। इनका मौत कब हुआ? 1956 ईस्वी दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जन्म हुआ है इनका मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, जन्म इनका हुआ है मध्य प्रदेश में, जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में। और मृत्यु कहां हुआ है? तो मृत्यु हुआ है दिल्ली में। मृत्यु कहां हुआ है बाबू? तो मृत्यु हुआ है दिल्ली में, याद रखिएगा, याद रहेगा। बताइए, जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में, जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ है 1956 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी कि 75 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था। 56 और 10 76, एक घटा दिया तो 75 साल की उम्र में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी पे। ये लेखक परिचय सबको समझ में आ गया बाबू? बता दीजिए, भीमराव अंबेडकर के बारे में इतना बात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इतना परीक्षा में आएगा। जो परीक्षा में आने वाला टॉपिक था, जो परीक्षा में आने वाला पॉइंट था, वो हम आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से बता दिए। जो हम नहीं बताए मतलब समझिए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना आपके किताब में तो पूरा ढड्ढा लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में इतना ही से सवाल बनता है, तो इतना हम आपको एकदम अच्छे तरीके से बता दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे इसका सारांश। शॉर्टकट में पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हालांकि अभी तक आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार शॉर्टकट में जरा समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कहानी कह क्या रहा है, ठीक है ना। ध्यान से जरा सुनिएगा। ये कहानी प्यारे बच्चे श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध। पहली बात तो कि हम जो बार बार बोल रहे हैं कहानी, ये कहानी है नहीं, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। इस सवाल में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के सवाल में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है। तो जवाब देना होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कौन सी विद्या है? तो निबंध है, ध्यान रखिएगा। तो इस निबंध के रचनाकार संविधान के निर्माता एवं गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये संविधान के निर्माता तो थे ही, साथ ही साथ ये गरीबों के मसीहा भी थे। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से
समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने का कार्य किया। यानी कि इस निबंध के माध्यम से जो समाज में बुराई फैला हुआ था, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब जो बुराई फैला हुआ था ना, इसको ये मिटाने का काम किए। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। यानी कि इस चैप्टर में लेखक यानी कि भीमराव अंबेडकर जातिवाद के बारे में बात करते हैं कि हमारी पौराणिक व्यवस्था से लेकर के अभी तक किस प्रकार जात पात लोगों को जकड़े हुए हैं और अभी तक जकड़ा हुआ है। अभी भी आप लोग देखते हैं कि जात के आधार पर लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। जात के आधार पर लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना जबरदस्त रूप से अभी भी जात पात लोगों को जकड़े हुए हैं। आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात, छुआछूत की भेदभाव की बात करते हैं। अरे मानते हैं कि जो अनपढ़ है वो तो भेदभाव कर रहा है, जात पात कर रहा है, लेकिन आज के जमाने में जो शिक्षित लोग हैं वो भी जात पात की बात करते हैं, वो भी भेदभाव करते हैं कि भाई हम इस जात के हैं, तुम इस जात के हो, हम फॉरवर्ड कास्ट हैं, तुम बैकवर्ड कास्ट हो। इस प्रकार के बात ना आजकल शिक्षित लोग भी करते हैं। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप मानते हैं, यानी कि जाति प्रथा के कारण ही काम का बंटवारा होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, समझ गए ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जाति प्रथा के कारण ही काम का बंटवारा होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग उच्च नीच अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं, समझ गए। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर जाति प्रथा के माध्यम से ही श्रम विभाजन होता है, अगर जाति प्रथा के माध्यम से ही काम का बंटवारा होता है, तो फिर लोग उच्च नीच और अमीर गरीब क्यों करते हैं। मत करें, छोड़ दें ये सब करना, तो ना समझेंगे कि जात पात कुछ नहीं है। आगे भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जो जरा गौर से देखिएगा। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है जाति प्रथा में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर लोहार जाति में हुआ है तो वो अपने माता पिता के काम को करेगा, यानी कि लोहा का काम करेगा। अगर किसी का जन्म बढ़ई जाति में हुआ है तो वो लकड़ी का काम करेगा। यानी इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के अनुसार ही कार्य को करता है। प्यारे बच्चे, यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि जो काम पिताजी कर रहे हैं वो काम हम भी करें। जैसे आप लोगों के पिताजी अलग अलग काम करते होंगे। एक बार जरा बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरा बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं। हम जानते हैं कि इसमें से 60% बच्चे बोलेंगे कि सर जी मेरे पिताजी क्या हैं, किसान हैं। समझ गए ना। कुछ बोलेंगे कि सर बिजनेसमैन है, कुछ बोलेंगे कि सर हमारे पिताजी दुकान चलाते हैं। बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के बच्चे अलग अलग बात बोलेंगे, क्योंकि सबके पिताजी अलग अलग काम करते हैं। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो काम आपके पिताजी कर रहे हैं वही काम आप भी करिएगा। ये कोई जरूरी है, बताइए। ये कोई जरूरी है कि जो काम आपके पिताजी कर रहे हो वही काम आप करिएगा। हमारे पिताजी तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन देखिए हम पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी किसान हैं लेकिन आप IAS ऑफिसर बन जाए, समझ गए ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो काम पिताजी करें वो काम हम भी करें। तो इसलिए कहते हैं कि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही कार्य करता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, वो हमेशा के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इसमें व्यक्ति मनपसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। अभी तो लोग अपना मन से कर भी लेता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था बाबू, समझ गए ना। पहले लोगों को ना जबरदस्ती कहा जाता है, तू लोहार है और काम करेगा बढ़ी वाला, चुपचाप लोहार वाला काम करो। अगर किसी का जन्म बढ़ी में हुआ है तो उसको जबरदस्ती कहता था कि तुम लकड़ी वाला ही काम करेगा। अगर किसी का जन्म सोनार जाति में होता है तो जबरदस्ती कहता था कि तुम सोना का ही काम करो। अगर किसी का जन्म बनिया जाति में होता था तो कहता था कि तुम दुकानें चलाएगा जिंदगी भर और कुछ नहीं करेगा। यानी कि लोगों को विवश कर दिया जाता था कि जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति से संबंधित कार्य को करो। और भीमराव कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल सामाजिक बुराई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्तुतः यह साबित होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है।
समझ गए ना। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है, क्योंकि लोगों को अलग अलग काम करने का इच्छा होता है, मजबूरी बस भले उसको बांध करके रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए, जाति प्रथा जन्म पर आधारित है जबकि श्रम विभाजन रुचि पर। देखिए, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा जन्म पर आधारित है, जिस जाति में जन्म हुआ आप उसी जाति के हो जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है, आप लोग देखे हैं कि किसी का जन्म होता है किसी और जाति में, लेकिन जन्म लेने के बाद वो हो जाता है किसी और जाति का? कभी ऐसा सुने हैं? मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लेते हैं कि कोई भी जाति में जन्म हुआ, हम कोई पार्टिकुलर जाति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन किसी भी जाति में, मान लिया जाए कि एक्स जाति में उनका जन्म हुआ और बाद में कहे कि भाई हम वाई जाति के हो गए। कभी ऐसा संभव है? नहीं। तो यहीं पर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा जन्म पर आधारित है। जाति प्रथा जन्म पर आधारित है कि किस जाति में आपका जन्म हुआ आप उसी जाति के हो गए, लेकिन श्रम विभाजन रुचि पर आधारित है कि भाई जो काम करने का इच्छा होगा हम वही काम करेंगे। जैसे देखिए, आपको पता होगा प्यारे बच्चे कि हम ऑलरेडी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमारा रुचि उधर नहीं जगा। हमको लगा कि नहीं भाई, हम बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ही बने हैं, तो फिर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। हमारा रुचि चूंकि प्यारे बच्चे पढ़ाने में था तो हम पढ़ाना शुरू कर दिए। तो श्रम विभाजन रुचि पर आधारित होता है, अतः श्रम विभाजन योग्यता एवं कार्य कुशलता के अनुसार होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है ना, वह योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति प्रथा के आधार पर। आप लोगों को क्या लगता है, श्रम विभाजन जो है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए या जाति प्रथा के आधार पर? बताइए, आपको क्या लगता है, श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर होना चाहिए या जाति प्रथा के आधार पर होना चाहिए? बताइए जल्दी से। जात पात का भेदभाव ना कौन किया है पता है? ये नेता लोग किया है अपने वोट के चक्कर में। एक्चुअल में जात पात आम लोग नहीं करता है। आप देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट रोड पर हो जाता है तो क्या वहां पर लोग पूछता है कि तुम किस जाति के हो? नहीं ना पूछता है, लोग वहां पर पूछता नहीं है। अगर किसी का तबीयत खराब है, अगर उसको खून का जरूरत पड़ जाए, मान लिया जाए कि खून है ओ पॉजिटिव, तो क्या अगर खून का जरूरत पड़ेगा, अगर कोई हिंदू ही है तो क्या वो मुस्लिम से खून नहीं लेगा? लेगा ना। बताइए, लेगा कि नहीं लेगा? एक ऐसे ही छोटा सा कहानी है, एक व्यक्ति था जो अपने घर में किसी को रेंट पर नहीं रहने देता था। किसी को मतलब हिंदू एक व्यक्ति था, वो किसी मुस्लिम को रेंट पर अपने घर में किराया मकान पर नहीं देता था, कहता था कि हम सिर्फ हिंदू को ही देंगे। और एक दूसरा व्यक्ति था जो कहता था कि हम, ये दूसरा व्यक्ति मुस्लिम था और वो कहता था कि हम किराया सिर्फ मुस्लिमों को देते हैं, हिंदू को नहीं देते हैं। एक आदमी गया रेंट के लिए कि भाई हमको किराया चाहिए। पहला आदमी बोला कि आप क्या चीज हैं? तो बोला कि हम मुस्लिम हैं। तो कहा कि सॉरी भाई साहब, हम सिर्फ हिंदुओं को रूम देते हैं, मुस्लिम को नहीं देते हैं। ये बेचारा लगा कि अब तो बात गड़बड़ है। बगल वाला दरवाजा खटखटाया, बगल वाला दरवाजा में इसको पता नहीं था कि मुस्लिम रहते हैं। वहां पर गया, खटखटाया दरवाजा, बोला कि हमको रूम चाहिए। अंदर से पूछा कि कौन से ये कौन से धर्म से हो? ये बेचारा डरा हुआ बोल दिया कि हम हिंदू हैं। सोचा कि अब की बार हिंदू बोल देते हैं, कहीं रूम दे देगा। अंदर से आवाज आई कि भाई आपको हम रूम नहीं देंगे क्योंकि हम सिर्फ मुस्लिम को रूम देते। ये बड़ा कंफ्यूज हो गया। बाद में वही लड़का जा करके प्यारे बच्चे क्या करता है, ब्लड बैंक खोलता है, यानी कि बाद में जाकर के उसके पास खून देने का कुछ योग्यता आता है। फिर उसी आदमी का तबीयत खराब होता है, उसी आदमी के बेटी का तबीयत खराब होता है जो कभी मुस्लिम को रूम नहीं देता। समझ गए ना। वो आदमी दौड़ा दौड़ा इसके पास जाता है कि हमारी बेटी का तबीयत बहुत खराब है, हमें खून की जरूरत है। तो वो कहता है कौन से धर्म का खून चाहिए, हिंदू धर्म का खून चाहिए या मुस्लिम धर्म का खून चाहिए? तब वो आदमी छटपटाते हुए कहता है कि आप हमें बस खून दे दीजिए, चाहे वो किसी का भी खून हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का। तब वो आदमी कहता है कि जब रूम देते समय आप हिंदू मुस्लिम देखते हैं तो खून लेते समय आप हिंदू मुस्लिम नहीं देखिएगा। तब उसको एहसास होता है कि हम बहुत गलत किए हैं, हम बहुत गलत किए हैं। तो प्यारे बच्चे, कभी भी जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये लोग नेता लोग हैं ना कि जो वोट लेने के चक्कर में जात पात करते हैं, और नहीं तो आम आदमी कभी भी जात पात नहीं करता है। एक रोड पर चलता हुआ राहगीर अगर किसी को परेशान देखेगा ना तो वो उसकी मदद करेगा निस्वार्थ भाव से, बिना जात पूछे।
लेकिन अगर वहीं पर एक नेता आ जाएगा और अगर आपको बहका देगा कि अरे ये फलाना दूसर जाति का है, तुम्हारे जाति का है, क्या है इसको मदद कर रहे हो, तुरंत आपका मन बदल जाएगा और आप कहेंगे कि अब हम इसका मदद नहीं करेंगे। तो जात पात कौन करवा रहा है? आप नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई करवा रहा है और आप उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? चलिए, तो ये प्यारे बच्चे सारांश हम आपको बता दिए, सारांश हम आपको बता दिए। अब देखिए इसका पूरा कहानी हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आजकल का युग है जो इतना तेजी से बदल रहा है, लेकिन जात पात करने वाले लोगों का कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है ये कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि भाई कार्य में कुशल लोग तभी हो सकता है जब उस जाति में उसका जन्म हुआ हो। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन नहीं है, श्रमिक विभाजन है। सिर्फ काम का बंटवारा नहीं किया है, ये आदमी का भी बंटवारा कर दिया है। अगर कोई लोहार का काम कर रहा है तो उससे पूछना नहीं पड़ता है कि तुम किस जाति के हो, लोग समझ जाते हैं कि ये लोहार ही होगा। तो ये श्रमिक का भी बंटवारा कर दिया है जाति प्रति। अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो उससे पूछना नहीं पड़ता है कि तुम किस जाति के हो, लोग समझ जाते हैं कि ये बढ़ी जाति का होगा। समझ गए ना? अगर कोई नली साफ करते मिल जाए, अगर कोई नाली साफ करते मिल जाए तो उससे पूछना नहीं पड़ता है कि तुम किस जाति का हो, लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का चमार होगा। अगर कोई चमड़ा वाला काम करते मिल जाए तो पूछना नहीं पड़ता है कि तुम किस जाति के हो, लोग समझ जाते हैं कि ये चमार होगा। समझ गए ना? तो ये जो जाति प्रथा है, जो काम का ही सिर्फ बंटवारा नहीं किया है, ये श्रमिक यानी कि आदमी का भी बंटवारा कर दिया है। समझ गए ना? श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। यानी कि जाति प्रथा सिर्फ भाई ये नहीं एहसास दिलाता है कि हम अलग हैं आप अलग हैं। जाति प्रथा से समाज में दो तरीके का भाव उत्पन्न होता है, एक ऊंच का और एक नीच का। ठीक है ना? अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो वो अपने आप को समझता है कि हम भाई समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति के हैं। अगर वही कोई चमार जाति का है, डोम जाति का है, तो वो समझता है कि हम समाज के सबसे निचले तबके के हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या भगवान ये जात पात किए थे? और अगर इतने ही जात पात करते हो तो अपने लिए ऑक्सीजन अलग बना लो, तब न जाने कि हाँ भाई, जो लोग कहते थे कि छुआछूत है, समझिए, जो लोग कहते थे कि छुआछूत है, उसकी परछाई से भी हमारा शरीर छुआ जाएगा, तो हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि क्या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी अलग बनाओगे? अगर ऑक्सीजन अलग बना लो तो हम समझे कि हाँ भाई तुम एकदम छुआछूत मान रहे हो, अलग हवा में सांस ले रहे हो। लेकिन कितना भी छुआछूत कर लीजिए, सबका सांस प्यारे बच्चे एक ही हवा में है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, भले आप जात के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन प्रकृति को आप नहीं बांट सकते हैं। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यहां पर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर किसी बच्चा का जन्म नहीं होता है, वो अपनी मां के गर्भ में ही रहता है, उसी समय यह निर्धारित कर दिया जाता है कि ये लड़का जन्म लेने के बाद कौन काम करेगा। समझ गए ना?
सोचिए, जिस जाति में जन्म होता है उस जाति के बच्चे को जन्म लेने से पहले ही ये करार कर दिया जाता है कि ये लड़का जन्म लेने के बाद क्या काम करेगा, क्योंकि इसका जन्म इसी जाति में हो रहा है। समझ गए ना? तो जिस जाति में जन्म होता है उसी जाति का वो करार दे दिया जाता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। आगे है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण और पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अगर जाति प्रथा इतना ही है तो मनुष्य उससे बंध जाता है, एक पेशे में बंध जाता है, वो जिंदगी भर के लिए बंध जाता है। समझ गए ना? हमें याद है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हमारे गांव की तरफ एक भूमिहार जाति का आदमी था। ठीक है ना? हमारे गांव के तरफ एक भूमिहार जाति का आदमी था और वो आरा मशीन खोल लिया। जो लकड़ी चीरने वाला आरा मशीन होता है ना, वो आरा मशीन खोल लिया, वो लकड़ी का काम करना शुरू कर दिया। समाज के सभी लोग उसको कहने लगे थे कि भूमिहार होकर के लकड़ी का काम करता है, भूमिहार होकर के बढ़ी वाला काम कर रहा है। सोचिए, अरे अगर पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? कोई अपना कमा रहा है ना, है? अपना रोजगार है। तो आजकल के जमाने में भी ना लोग प्यारे बच्चे क्या करते हैं, आजकल के जमाने में भी लोग जाति प्रथा देखते हैं कि हम भाई इस जाति से हैं तो यही काम करेंगे, इस जाति से हैं तो ये काम नहीं करेंगे। समझ गए? भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, लेकिन करेगा तो वही काम करेगा। समझ गए ना? आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे कहते हैं कि और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जिसका पैतृक पेशा न हो। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो ऐसा पेशा चुनने की अनुमति ही नहीं है जो उसका पैतृक पेशा नहीं है। माता पिता अगर वो काम कर रहे हैं तो आप वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में रीति रिवाज था। ठीक है ना? सर आप 1-2 दिन बीच करके क्लास क्यों लेते हैं? अरे ये कौन लड़का आ गया भाई, कहां से लॉन्च हो गया? इसको कैसे पता कि हम 1-2 दिन बीच करके क्लास लेते हैं, जबकि हम तो क्लास लगातार ले रहे हैं? इसका मतलब कि आप क्लास में 1-2 दिन बीच करके आ रहे हैं, हम तो क्लास डेली ले रहे हैं भाई। क्लास तो एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बताइए, ये हरि कुमार मार्ग कौन है भाई? आपको अच्छे तरीके से पता नहीं है, आप पता कर लीजिए या फिर डेली क्लास में जुड़िए। देखिए, भले ही वह उसके पारंगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जवाब देना होगा कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। ठीक है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अगर श्रम विभाजन की भी दृष्टि से देखें तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। मान लिया जाए कि हम किसी ऐसे जाति में जन्म लिए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई बढ़ी जाति से बिलोंग करता है और वो लकड़ी का काम कर रहा है। अगर उसके बेटे का मन है कि हम लकड़ी का काम ना करके हम लोहे का काम करें, तो क्या समाज उसको करने देगा? नहीं करने देगा। कहेगा कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है बढ़ी जाति में, तो लकड़ी वाला काम करो, लोहा वाला काम काहे कर रहे हो? बढ़ी से लोहार बनने के फिराक में काहे हो? लोग यही ना बात कहेगा जी, बताइए, लोग यही बात कहेगा। समझ गए ना? अच्छा, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बड़ी कि बहुत सारे लोग निर्धारित काज को अरुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। जानते हैं, एक बात आपको बताते हैं प्यारे बच्चे, एकदम सच्चाई है। जाति प्रथा के नाम पर ना वैसे व्यक्ति ज्यादा कूदते हैं जो अपने पिता को एक लोटा पानी तक नहीं देते हैं।
आजकल अगर चौक चौराहे पर बैठ जाइए तो राजनीति का बात बहुत होता है, बहुत राजनीति का बात होगा। ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा तर्क देंगे ना कि लगेगा कि दुनिया इन्हीं के विचारों पर चलती है। समझ गए? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चौक चौराहे पर जब बैठेंगे तो ऐसा ऐसा तर्क देंगे कि लगेगा कि दुनिया या देश इसी के दम पर चल रहा है। अगर ऐसे ऐसे व्यक्ति ना हो तो दुनिया नहीं चलेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब घर में जाएंगे ना तो अपने बाप को एक लोटा पानी तक नहीं देंगे, ठीक है ना? अपने बाप को अनाथ आश्रम में रख करके और चौक चौराहे पर ये राजनीति का ज्ञान लोगों को देते फिरते हैं। वही लोग प्यारे बच्चे जाति प्रथा करते हैं। समझ गए? वही लोग जाति प्रथा करते हैं जो घर में अपने पिता को एक लोटा पानी तक नहीं देते। समझ गए ना? हाँ, एकदम ये सच्ची, एकदम हकीकत बात हम बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम बहुत एक दो लोग को तो हम देखे हैं कि बाप है अनाथ आश्रम में, पिता को रख दिया है अनाथ आश्रम में, और चौक चौराहे पर बैठ करके, चाय के टपरी पे बैठ करके, गुमटी पे बैठ करके वहां पर ज्ञान देता है राजनीति का कि इस बार प्रधानमंत्री इसको बनना चाहिए। अरे तुमको क्या, तुमको एक बेटा बनना चाहिए, तुमको कैसा बेटा बनना चाहिए पहले इस पर तो विचार कर लो। समझ गए ना? समझ गए? ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को देखे हैं, दिमाग रहेगा नहीं तर्क देने के लिए भाई एकदम तैयार हैं कि इस डिसीजन दे देते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन का जरूरत नहीं पड़ता है, चुनाव आयोग का जरूरत नहीं, वो कमीशन दे देते हैं। इस बार यही जीतल है, इस बार ये पार्टी एकदम जीतल है। हम कह दिए ना ये जीतल है तो जीतल है। कैसे जीतल है वो नहीं पता है, क्यों जीतेगा ये नहीं पता है, क्या काम किया है ये नहीं पता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अरे जीतल है तो जीतल है। समझ गए ना? और वैसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिएगा, गलजिद्दी करने से थोड़ा बचिएगा। समझ गए ना? देखिए, पढ़े लिखे लोग से अगर आप बहस कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनपढ़ लोग से बहस कर रहे हैं तो समझिए कि वो मूर्ख नहीं है, आप मूर्ख हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पढ़े लिखे लोग से बहस करना अच्छी बात है, लेकिन अनपढ़ लोग से बहस करना या फिर मूर्ख लोगों से बहस करना यह दर्शाता है कि मूर्ख वो नहीं, मूर्ख आप हैं कि आप उससे बहस कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क ही रहिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रह करके क्या बना देता है भाई? तो टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग। मान लिया जाए कि किसी जाति में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस जाति से संबंधित काम उसको करने में दिल नहीं लग रहा है, वो कहता है कि हम इस जाति से संबंधित कार्य नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चे, वो क्या करेगा? भूखा मरेगा, ठीक है ना? ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक प्रथा है जाति प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। अब आगे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर के आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कुछ लोग हमें ही बुरा कहेंगे क्योंकि हम जाति से विरुद्ध में बात कर रहे हैं, कुछ लोग हमें बुरा कहेंगे क्योंकि हम जातियों के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, इसलिए लोग कहेंगे कि यही बुरा है। तो फिर लोग मुझसे सवाल करेंगे कि भाई बताओ, जब सब जाति एक ही है, जब जात पात नहीं है, तो फिर आदर्श समाज क्या है? और मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता है, समानता है, भातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि मेरा जो समाज है ना, वो जात पात पर आधारित नहीं होगा, वो भाईचारे पर आधारित होगा, समानता पर आधारित होगा। हर एक समान प्यारे बच्चे हमारा समाज रहे, इस पर आधारित होगा। समझ गए? समझ गए ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे कहते हैं कि क्या यह ठीक नहीं है कि भाईचारा, अर्थात ये भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि जब समाज में विकास होता है तो विकास एक तरफा नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा हो कि वो विकास एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, यानी कि समाज के निचले वर्ग में भी जाए और समाज के उचले वर्ग में भी जाए।
ठीक है ना। ऐसे समाज के सुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही वास्तविक रूप है। देखिए, भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। समाज में रहने वाले हर एक लोग भाईचारा रखते हैं, तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी की तरह। आपको पता है, दूध और पानी जब एक साथ मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है, कि ये नहीं पता चलता है कि पानी में कितना दूध मिलाया गया है। पता चलता है दूध में कितना पानी मिलाया गया है, कोई पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। कि पानी में दूध मिलाया गया है, यह भी नहीं कोई पकड़ेगा। तो कहते हैं कि भाईचारा ऐसा ही होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, क्योंकि हम जो देश में रहते हैं वे एक लोकतांत्रिक देश है। कहते हैं कि इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। कहते हैं कि भाई हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि एकदम भाईचारा बना करके रहें। समझ गए? लोकतंत्र में यह जरूरी है कि हम लोग भाईचारा बना करके रहें। समझ गए ना। आजकल बहुत सारे मीडिया वाला को देखेंगे, न्यूज चैनल वाला को, अपने न्यूज पर क्या दिखाएंगे पता है? देखिएगा, गौर करिएगा जा करके। न्यूज चैनल वाला अपने टीवी पर यही दिखाएगा, फलना जगह से ये खड़ा हुए हैं, यहां का जातीय समीकरण ये है, इस जाति के लोग इतना है, इस जाति के लोग इतना है, इस जाति के लोग इतना है। समझ गए ना। अब आपके मन में क्या भर गया कि भाई हमर जाति के कितना है, वहीं से जात पात शुरू हो जाता है। तो बताइए, इस जात पात का जो बीज है वो कौन डाला है? कौन डाला है? ये नेता लोग, ये मीडिया लोग डाला है। मीडिया लोग को क्या जात पात करना चाहिए? है? मीडिया तो भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वही आज सबसे ज्यादा जात पात करता है कि नहीं करता है? तो ये जात पात प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, सबके खून का रंग लाल होता है, सबको एक ही होते हैं। वही हमारा देश है जहां हम लोग पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यही हमारा देश है बाबू। जब हम लोग बचपन में थे तो पढ़ाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और आज वही देश में हम हैं जहां ये बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है तो मुस्लिम बोलता है कि मुस्लिम खतरे में है। समझ गए ना। एक्चुअल में यहां खतरे में कोई नहीं है, लोगों के दिमाग में बस ये बैठाया गया है कि खतरा में हिंदू है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही हिंदुस्तान है हमारा, समझ गए ना। वही हिंदुस्तान है जहां कहा जाता था कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। वही भारत है जिसको भाग्य विधाता कहा गया है। और वही भारत आज खतरे में पड़ सकता है, कभी नहीं हमारा देश खतरे में पड़ सकता है बाबू। ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर था बाबू, समाप्त हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टोटल प्यारे बच्चे 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है, तो हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लिखेंगे हम लोग जवाब में कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं तो जातिवाद के पोषक के बारे में बात करते हैं। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर के भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। कई जगह के ऐसे लोग हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन जात पात की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप है कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन, न कि जाति के आधार पर। विडंबना क्या होना चाहिए कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन हो, कार्यकुशलता के आधार पर काम का बंटवारा हो कि हम किस काम को करने में माहिर हैं। अगर हम पढ़ाने में माहिर हैं, हमको दे देगा कि तुम जाओ भाई भैंस चराओ, या फिर हम पढ़ाने में माहिर हैं, हमको कहेगा कि तुम जा करके लोहा वाला काम करो, कभी हमसे होगा नहीं होगा, क्योंकि हम भाई पढ़ाने में माहिर हैं।
समझ गए ना। तो अगर कोई कह रहा है कि कार्य कुशलता के आधार पर, मतलब जिस काम में वो करने में एकदम कुशल है उसके आधार पर अगर काम का बंटवारा हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर जाति के आधार पर काम का बंटवारा होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, हाँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक हैं वो जातिवाद के बारे में क्या पक्ष देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जवाब लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो श्रम विभाजन है ना वो कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, रुचि के आधार पर होना चाहिए, न कि जात पात के आधार पर। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। अभी ना आपको बताए कि जाति प्रथा सिर्फ काम का बंटवारा नहीं करता है, बल्कि आदमी का भी बंटवारा कर देता है, श्रमिक का भी बंटवारा कर देता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात विचार कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। जातिवाद के पक्ष में जितने भी सारे तर्क दिए गए हैं इस पर लेखक की क्या आपत्ति है ये पूछा गया है। तो लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि काम का जो विभाजन है वो जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। देखिए प्यारे बच्चे, आपको एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग जो जात पात अभी भी करते हैं वो जरा एक बात तर्क के साथ सोच करके देखें। अगर घर में जिस थाली में खाना खाते हैं ना तो छोटे जाति वालों को उस थाली में खाना नहीं खिलाते हैं। ये बात एकदम समाज की सच्चाई है, सोचिएगा, हम एकदम सही बात बोल रहे हैं। अगर आपको सही लगेगा तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा। अगर कोई फॉरवर्ड क्लास का आदमी है और सोचता है कि हम बैकवर्ड क्लास के आदमी को, या फिर अपने घर में जो मजदूर लगा हुआ है, अपने घर में जो लेबर लगा हुआ है, उसको हम अपनी थाली में नहीं खाने देंगे, वो क्या करता है कि उसके लिए बाहर वाला थाली ला देता है, जो पत्तल होता है वो ला देता है, और वो अपनी थाली में नहीं खाने देता है ताकि हमारा थाली छुआए ना। समझ गए ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम अपनी थाली में नहीं खाने देंगे छोटका आदमी को, क्योंकि हमारा थाली जो है वो छुआ जाएगा, क्योंकि हम डेली तो इसमें खाते हैं। लेकिन वही आदमी जब बाहर जाता है तो होटल में खाता है, और होटल में उसी प्लेट में खाता है जिस प्लेट में सब लोग खाते हैं। क्या ये कोई गारंटी है कि उस प्लेट में छोटा जाति वाला कोई नहीं खाया होगा? खाया तो होगा ना। तो फिर वहां पर क्यों खा रहे हैं आप? वहां पर तो आपका जात पात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आपको जोरों का भूख लगा है। तो जब भूख लगा है तो जात पात नहीं देखते हैं, और जब भूख नहीं लगा होता है तो जात पात देखते हैं। जब घर में रहते हैं तो जात पात देखते हैं, जब बाहर में रहते हैं तो जात पात नहीं देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि जात पात आप करें ही ना, इससे अच्छा है कि जात पात को छोड़ ही दीजिए। सिर्फ घर के लिए जात पात, बाहर के लिए कोई जात पात ना है? होता है कि नहीं है? एक खैनी खाने वाला आदमी, एक खैनी खाने वाला आदमी, हम पक्का कहते हैं, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर उसको 2 दिन से खैनी नहीं मिला होगा ना तो किसी भी जाति का आदमी खैनी खा रहा हो वो उससे मांग करके खैनी खा लेगा। समझ गए? एक खैनी खाने वाला आदमी अगर 2 दिन से उसको खैनी ना मिले तो तीसरा दिन वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर नली में से निकाल करके भी उसको खैनी दे दोगे ना वो खा लेगा। एक दारू पीने वाला आदमी अगर किसी नीच जाति के जूठा गिलास में भी अगर उसे दारू दोगे ना वो पी लेगा। समझ गए ना? तो क्या वहां पर उसका जाति प्रथा नहीं है? क्या वहां पर उसका जात पात नहीं है? सब जगह तो जात पात होना चाहिए, वहां पर भी जात पात होना चाहिए। तो वहां पर तो कोई जात पात नहीं होता है। बताइए बात में दम है कि नहीं है? सच बात हम बोल रहे हैं कि झूठ बात बोल रहे हैं?
ऐसा सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? अगर कोई जाता है होटल में खाने के लिए तो कोई कहता है कि नया प्लेट में हमको दीजिए, वही प्लेट में देता है, समझ गए ना? और कितना बढ़िया से प्लेट धोता है होटल में, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, कितना बढ़िया से प्लेट धोता है। अरे बस ऐसे ऐसे कर देता है, बस उसी में देता है, अरे बड़े चाव से खाते हैं का, चाट तो बड़ा बढ़िया बना है, समझ गए ना? ये बात एकदम सच है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? बताइए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता। देखिए, जातिगत जो श्रम विभाजन होता है ना, वो रुचि पर नहीं होता है, वो कार्यकुशलता पर नहीं होता है, वो तो जात पात पर उसका बंटवारा होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। माता के गर्भ में ही काम का बंटवारा हो जाता है कि ये लड़का जन्म लेने के बाद क्या काम करेगा। जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? यह सवाल आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में जिस जाति में जन्म हुआ है उसी काम को करिए, दूसरे काम को करेंगे तो समाज आपको परेशान करके रख देगा। ये प्यारे बच्चे हिंदू धर्म में ही होता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। ये छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? बताइए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि जो लेखक हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। अगर काम करने का इच्छा न भी हो तो मजबूरी में जाति वाला काम करना पड़ जाता है कि जिस जाति में जन्म हुआ है वही काम तो हम करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि हम उस जाति में जन्म लिए हैं, ठीक है ना? उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब आराम से लिख सकते हैं जवाब, बहुत आसान क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कह रहे हैं कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लिखेंगे हम लोग कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। लिखेंगे अस्वाभाविक श्रम विभाजन। ये क्या है बाबू? पहलू है जहां पर कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। क्या है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन। काम के आधार पर श्रम को बांट दिया है जाति के आधार पर। बढ़ती हुई बेरोजगारी है, यह जाति प्रथा के कारण ही हो रहा है। श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? तो भाई श्रम विभाजन से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। सभ्य समाज के लोग बात करते हैं तो वहां पर जाति प्रथा नहीं मानना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी है तो जाति प्रथा के कारण है। लोग चाहते हैं कि अपना ही जाति वाला काम करें तो वहां पर बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा, ओके। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे।
अंतिम क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? कौन सा ऐसा विशेषता है जिससे यह लगेगा कि नहीं भाई भारत में एकदम सच्चा लोकतंत्र है? लिखेंगे हम लोग कि महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। जितने भी सारे हम देशवासी हैं सबके बीच में भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। ठीक है ना? यानी कि अगर हमारे देश को मजबूत करना है तो यहां पर जात पात खत्म करना होगा, भाईचारा खत्म करना होगा। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, जात पात कभी कोई बड़ा प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना? लोग प्यार करते हैं तो क्या जात देख करके करते हैं? भाई रोड पर चलते हुए अगर किसी लड़की को अगर लोग देख लेते हैं, लड़के अगर देख लेते हैं लड़की को, बस सुंदर रहना चाहिए, जात नहीं पूछते हैं। समझ गए ना? जात नहीं पूछते हैं कि तुम किस जात के हो, वहां पर तो आपका जात पात नहीं चलता है। जो लोग सबसे ज्यादा जात पात की बात करते हैं ना, वो लोग ऐसा ज्यादा करते हैं। समझ गए? ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चे हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चे हम लोग देख लेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या है 30। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या है 30। ध्यान रखिएगा। चलिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताइएगा। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फटाफट से जवाब बताइए तो आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसका टेस्ट है जो प्यारे बच्चे, इस चैप्टर का जो टेस्ट है ना, टेस्ट जो है वो लगा देंगे हम कहां पर? ऐप पर, टॉपर 2.0 बैच में, वहां पर भी जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर भी लग जाएगा। बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था क्या? रामजी सकपाल। याद रहेगा, रामजी सकपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जवाब होगा आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। जवाब क्या होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी ए और बी दोनों होगा। ठीक है ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फटाफट से जवाब बताइए। इतना बढ़िया से आपको हम चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर ये तो भाई हमारा बुराई है, हमारा बेइज्जती है। समझ गए ना? इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद कम से कम जवाब तो आपको देना चाहिए ना। बताइए, इतना बेहतरीन तरीके से बाहर का भी एग्जाम्पल देकर के, अंदर का एग्जाम्पल देकर के, सब तरीके से हम आपको बताए हैं, तो आप लोग एकदम बढ़िया से बताइए मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है प्यारे बच्चे। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो उनका मृत्यु हुआ था प्यारे बच्चे दिल्ली में 1956 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो लिखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 को। कहां में हुआ है प्यारे बच्चे? तो हुआ है महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है।
अंबेडकर कहे हैं ना कि अगर भाईचारा करना है तो भाईचारे का रूप जो है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो लिखेंगे सभ्य समाज की आवश्यकता है प्यारे बच्चे श्रम विभाजन। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। जब एप्लीकेशन में आप लोग टेस्ट दीजिएगा ना टॉपर 2.0 बैच में, तो वहां पर प्यारे बच्चे गलती मत करिएगा। अगर यहां पर गलती भी हो रहा है एक आध, तो वहां पर जाकर के सुधार लेने का प्रयास करिएगा, इसी में भलाई है। बताइए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां चले गए थे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क चले गए थे। ये न्यूयॉर्क कहां में है? तो बच्चे बताइए, न्यूयॉर्क है प्यारे बच्चे अमेरिका में। कहां में है? अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। तो जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि 12 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 13 नंबर कह रहा है कि जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? अभी हम आपको बताए प्यारे बच्चे कि जाति प्रथा तोड़क मंडल जो भाषण हुआ था वो लाहौर में हुआ था 1936 ईस्वी में। लेखक परिचय में हम आपको बताया ना, तो ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो बच्चे बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो लिखेंगे हम लोग कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है ना। तो 14 का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए 15 नंबर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यहां पर 4 रचना का नाम दिया गया है, इसमें से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया रचना कौन है? तो आपको पता चलेगा कि द कास्ट इन इंडिया, ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। हु आर शूद्राज, ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो जवाब होगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन प्यारे बच्चे सही जवाब होगा। याद रहेगा, इसका डी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो लिखेंगे कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो जवाब होगा प्यारे बच्चे, ये है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। शुरुआत में हम आपको बताए थे कि द एनहिलेशन ऑफ कास्ट का ये संपादित अंश है। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। याद रहेगा, 17 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? शुरुआत में हम आपको बता दिए थे कि ललाई सिंह यादव ने। क्या होगा? ललाई सिंह यादव ने प्यारे बच्चे, ठीक है ना। ललाई सिंह यादव ने ही इस भाषण को हिंदी में बदला था, हिंदी में अनुवाद किया। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको बता दिए हैं कि अंबेडकर का जन्म जो हुआ वो एक दलित परिवार में हुआ। उसके बाद लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो लिखेंगे कि लेखक को इस युग में जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। लेखक को कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। अगला है प्यारे बच्चे 21वां नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम। तो माता का नाम क्या था? भीमाबाई था ना। तो याद रखिएगा माता का नाम था भीमाबाई। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। माता का नाम था भीमाबाई। अगला है 22 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
पीएचडी की उपाधि कब धारण किए? तो जवाब होगा कि पीएचडी की उपाधि वो धारण किए थे प्यारे बच्चे 1916 ईस्वी में। अभी आपको बताया था ना शुरुआत में कि अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, यानी कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि हम भी अगर बड़ा होंगे तो पीएचडी करेंगे, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा? जैसे नाम है अगर डॉक्टर, ये अगर कोई किसी का बच्चे का नाम है अमित तो लग जाएगा डॉक्टर अमित, ठीक है ना। किसी का नाम है संतोष तो डॉक्टर संतोष, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो अगर डॉक्टर लगाना है डॉक्टर बनिए चाहे मत बनिए, लेकिन उपाधि मिल जाएगा डॉक्टर का। चलिए 23वां, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? 23वां नंबर क्वेश्चन। तो जवाब होगा जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, विडंबना की बात यही है। अगला है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा समाज होना चाहिए। में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा समाज होना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 25वां नंबर है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जवाब होगा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगला है प्यारे बच्चे 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बताइए। तो क्या लिखेंगे? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो जवाब होगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। अंबेडकर, ठीक है ना, अंबेडकर की रचना है। 26 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वो, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा हानिकारक है कि लाभदायक है? तो जवाब होगा कि जाति प्रथा हानिकारक है। जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ? तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं शुरुआत में कि महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ है? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पत्रिका का संपादन किए थे बहिष्कृत भारत, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। बहिष्कृत भारत का ये संपादन किए थे। और अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है ना। तो जवाब होगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। लीजिए प्यारे बच्चे, ये आपका चैप्टर तो समाप्त हो गया। पहले ही हम आपको बताए थे कि छोटा चैप्टर एकदम बढ़िया से भी बताएंगे ना फिर भी समाप्त कर सकते हैं एक क्लास में, समझ गए ना। तो लीजिए आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चे समाप्त हो गया। और समझाने में हम ना कभी कंजूसाई किए हैं ना कभी कमी किए हैं, जम करके समझाए हैं, जम करके एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे बाहरी चीजों के बारे में भी बताए हैं। तो कहीं पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हम आपको समझाने में कंजूसाई किए हैं। एकदम बढ़िया से दिल खोल करके, दिमाग खोल करके समझाए हैं, समझ गए ना। समझाए हैं कि नहीं समझाए हैं? एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ये चैप्टर प्यारे बच्चे यहां पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, द एंड हो जाता है, ठीक है, समझ गए ना सारे बच्चे। अब देख लीजिए, जरा सुन लीजिए ध्यान से। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत का पहला चैप्टर। संस्कृत का पहला चैप्टर प्यारे बच्चे हम आपको अगली क्लास में करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत के पहला नंबर चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। संस्कृत के पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चे मंगलम, नाम है मंगलम। तो मंगलम के लिए आप लोग कल तैयार हो जाइएगा। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना शानदार तरीके से हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे ना। अगर अभी तक लगता है कि संस्कृत हार्ड सब्जेक्ट है तो कल आपको आसान लगने लगेगा, एकदम गारंटी देते हैं। तो कल के लिए तैयार रहिए। बाकी फिर प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए प्यारे बच्चे जय हिंद,